युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो तो बड़े अभागी होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। साथियों, आपके जीवन में युद्ध का अगर अवसर आया है, एग्जाम की तैयारी का अगर अवसर आया है, तो इसे गंवाए ना, क्योंकि युद्ध लड़ने वाले ही वीर योद्धा बनते हैं। तो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोग का पीडब्ल्यू के गवर्नमेंट एग्जाम वाला प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के अंदर में हिमालय पर्वत के बारे में। वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें हम जानेंगे हिमालय पर्वत कहां पर अवस्थित है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके अंदर में जो अलग अलग प्रकार की माउंटेन रेंजेस आती हैं। आपने ट्रांस हिमालय का नाम सुना होगा, आपने ग्रेट हिमालय का नाम सुना होगा, आपने मध्य हिमालय का नाम सुना होगा। सर, ये शिवालिक पहाड़ियां क्या होती हैं? सर, इनकी महत्वपूर्ण ऊंची चोटी कौन कौन सी थी? सर, ये दर्रे क्या होते हैं? क्या दर्रों का फायदा होता है, नुकसान होता है? आपने सुना भी होगा ना, अभी भारत के कश्मीर वाले क्षेत्र में आतंकवादी घटना होती रहती हैं, तो बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये बड़े हाईलाइटेड रहते हैं। इन सभी के बारे में आज के सेशन में हम इस बात को जानेंगे। तो सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि विजय उसी की होती है जो अंत तक बना रहता है। पहली कहानी, जब हम भारत के भूगोल को जब समझने जाते हैं, भारत की फिजियोग्राफी को समझने जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ओवरऑल कितने भौतिक प्रदेश हैं भैया भारत के अंदर में? 6 भौतिक प्रदेश हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर में। इन्हें भू आकृतिक प्रदेश भी कहा जाता है। कौन कौन से वो 6 नाम याद रखना चालू करो, मैं लाइन बाय लाइन सबको बताते हुए जाऊंगा। जो आपको ये देखने मिल रहा है भारत के उत्तर में, इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश या उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। अगर इसमें पूर्वांचल की पहाड़ियों को भी जोड़ दिया जाए तो मतलब ये पर्वतीय क्षेत्र के रूप में जाने जा रहे हैं भारत के, जिनके बारे में आज हमको स्टडी करना है, जानना है, क्योंकि इसी के अंदर में विद्यमान है हमारा हिमालय। क्लैरिटी इस वाली जगह पे। अगर आप हिमालय और इन पर्वतों के नीचे जाओगे, तो ये जो आपको देखने मिल रहा है, इसे कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। क्या बोलते हैं भैया इसको? उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। क्लैरिटी है? देखिए यहां पर लिखा हुआ द नदर्न ग्रेट प्लेन, ये भी कई अलग अलग राज्यों में विस्तारित है। अगर हम बात करें इसी के पश्चिम में, उत्तर के विशाल मैदान के पश्चिम में राजस्थान में, तो यहां पर भारत का एक प्रमुख गर्म मरुस्थल आता है, जिसका नाम है थार डेजर्ट। क्या नाम है? थार। एक गाड़ी भी आती है, राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में अवस्थित है, याद रखना, मरुस्थल। अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ जाएं, जो व्हाइटिश कलर का बहुत बड़ा भौतिक प्रदेश आपको देखने मिल रहा है, इसे कहा जाता है पेनिनसुलर प्लेटिव, मतलब प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। दुनिया भारत का सबसे पुराना, सबसे खनिज संपन्न प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र माना जाता है। अगर हम दोनों तटवर्ती क्षेत्रों को देखें, पश्चिम तट में और पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में, तो इनको कहा जाता है कोस्टल प्लेन्स, मतलब तटवर्ती मैदान। इनके बारे में भी जानेंगे आगे के समय पर। कितने हो गए आपके सामने? पहला हो गया हिमालय, दूसरा हो गया मैदान, तीसरा हो गया मरुस्थल, चौथा हो गया पठार और पांचवा हो गया कोस्टल प्लेन्स। भैया अभी कहानी खत्म नहीं हुई। इधर देखोगे तो अंडमान निकोबार, इधर देखोगे तो लक्षद्वीप। ये वास्तव में क्या है? आइलैंड। आइलैंड मतलब यूटीज इनको माना जाता है, संघ शासित प्रदेश के रूप में इनका प्रशासन होता है। याद रखना, ये द्वीप समूह भी भारत की फिजियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब ओवरऑल इनकी संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। तो भारत के जब आप राजनीतिक मानचित्र देखते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं, तो जरा आपको ये जो क्षेत्र देखने मिल रहे हैं, इन्हीं को मानना जा सकता है ये हिमालय क्षेत्र में आ रहे हैं। जो आपके सामने मैं मार्क कर रहा हूं, इनको आप मान सकते हो ये मैदानी क्षेत्र है। राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका होगा, ये मरुस्थल वाला इलाका होगा। ये जो अधिकांश भूभाग आ रहा है, ये कौन सा होगा? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र होगा। ये होगा तटवर्ती मैदानी क्षेत्र, और आप सभी को पता ही है लक्षद्वीप और कौन आ गया? अंडमान निकोबार। याद रखना, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं मैं, आप याद रखो कि जय सर या लव सर दोनों मेरे ही नाम हैं। कि ज्योग्राफी में सर ने कहा था कि अगर ज्योग्राफी पे कमांड बनाना है तो मैपिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। भले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे के सारे एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी आता है, ज्योग्राफी अगर समझना है, यहां तक ले जाना है,
तो आपको कठिनाई होगी समझने में, परंतु बहुत आसान रास्ता है अगर आप उसके मैप को समझते जाओ। और यही मेरा पूरा का पूरा मंतव्य होता है। आप मैंने कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, मैं बिना मैपिंग के, बिना पीपीटी के, बिना चित्रों के बात ही नहीं करता हूं, कि वही आपको समझ में आएगा। तो पहली कहानी है सर, आते हैं अपन हिमालय को समझने इन 6 भौतिक प्रदेशों के अंदर में, जहां पर उत्तर तथा उत्तर पूर्वी प्रदेश पहला मामला निकल के आता है। क्लैरिटी है? अब मेन कहानी है सर, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी प्रदेश में कौन कौन आते हैं। तो आप अभी मत दिमाग लगाओ इतना, आप अब जब आप अपने एटलस को उठाओगे तो आपके एटलस में ऐसे ब्राउन कलर का ये सिनेरियो भारत के उत्तरी क्षेत्रों में देखने मिल जाएगा, नदर्न क्षेत्र में देखने मिल जाएगा। ये जो ब्राउन कलर है ये एटलस में ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। मतलब जितनी ऊंचाई बढ़ते जाएगी आपको एटलस के अंदर में, फिजिकल एटलस के अंदर में ब्राउन कलर देखने मिल जाएगा। ये ऊंचाई वाली जगह ही तो हमारी ज्योग्राफी में कहलाती है क्या? पर्वत। सर पर्वत मतलब क्या? एक बेसिक डेफिनेशन जान सकते हैं क्या हम? बिल्कुल जान सकते हो, तुम जानने ही तो आए हो, नहीं जानोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। पर्वत पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची स्थलाकृति होती है, सबसे ऊंचा लैंडस्केप होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर या उससे अधिक की मानी जाती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, माउंटेन्स एक ऐसा जियोग्राफी के अंदर में लैंडस्केप है, स्थलाकृति है, जिसकी ऊंचाई आसपास की तुलना में 1000 मीटर से ऊंची हो, जिसका जो ढाल है वो बहुत ज्यादा क्या हो? तीव्र हो, शार्प हो, और जो शिखर हो वो कैसा हो? नुकीला हो, ना कि सपाट हो। इसी को अपन क्या बोलते हैं? पर्वत कहते हैं। अब दुनिया में अलग 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 टाइप के पर्वत हैं। कोई वलित पर्वत है, कोई भ्रंश पर्वत है, कोई ज्वालामुखी पर्वत है, कोई अवशिष्ट पर्वत है। परंतु अगर हम भारतीय दृष्टिकोण की बात करें तो सर ये भारत के उत्तर में जो आप ये ब्राउन कलर के ऊंचे पर्वतों को दिखा रहे हो, इन ऊंचे पर्वतों में सर सबसे महत्वपूर्ण कहानी किसकी आती है? इन पर्वतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पर्वत है? हिमालय। अगर आप इस पूरे भौतिक प्रदेश की बात करो जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये लगभग भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पूरा रीजन कितने वर्ग किलोमीटर में? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन एक और भी आ सकता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि भारत का कुल एरिया कितना है? इंडिया का जो पूरा कुल क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कितना है? तो आप में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, फिर आपको समझ में आएगा कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर्वतीय क्षेत्र होना बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम इस हिमालय की बात करें तो हिमालय को क्या कहा गया है? पर्वत राज कहा गया है, क्योंकि दुनिया में इससे ऊंची हाइट वाली कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है। दुनिया में जो टॉप मोस्ट ऊंचे चोटी, हाईएस्ट पीक मानी जाती हैं, वो हिमालय के साथ रिलेटिव है। और यही कारण है कि इसे कालिदास जी के द्वारा पृथ्वी का मानदंड भी कहा गया है। मतलब एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसने रखा, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है, इसलिए अपन का जरूरत पड़ जाती है हिमालय के बारे में स्टडी करना। परंतु थोड़ा सा मैं आपको गहराई में ले जाता हूं, डूबना मत, समझना, क्योंकि पढ़ने वाले डूबते नहीं है, तैर जाते हैं, है ना। सर ये हिमालय पर्वत, सब कहानी ठीक है, इसे ऋषि मुनियों ने तपस्या की स्थली बनाई, इसे आध्यात्मिक चेतना का केंद्र कहते हैं। परंतु हमें तो मुख्य बात ये जानना है सर ये बना कैसे, क्योंकि यही पूरी ज्योग्राफी में सबसे कठिन सेगमेंट है कि जो हिमालय पर्वत आप यहाँ पर मार्क कर रहे हो, इसकी उत्पत्ति का कौन सा कारण हमको प्रायः देखने मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो हमको यहाँ पर पता चलता है हिमालय के निर्माण में, तो ये जो बोर्ड पर आप सिनेरियो देख पा रहे हो, उसको मैं थोड़ा डिटेलिंग में समझाता हूं। इसी के लिए नाम निकल के आता है, हिंदी में कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या बोलते हैं? मेरे साथ दोहराओ, प्लेट विवर्तनिकी, इंग्लिश में कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या बोला जाता है? प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सर ये क्या है? देखो, है तो बहुत कठिन कॉन्सेप्ट, आसान भाषा में समझो। जो ये दुनिया आपको दिख रही है जिसमें 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं, 5 ओशियन है और 7 कॉन्टिनेंट हैं, ये जो क्रस्ट है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, ये कई भागों में टूटी हुई है और इसी को ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं प्लेट। जरा ध्यान से देखना, अगर देख पा रहे हो, नजर बिल्कुल ध्यान से रखना कि बहुत टेक्निकल चीज पढ़ा रहा हूं।
जैसे कि फर्स्ट नंबर पे जो आपको ये प्लेट देखने मिल रही है, इसका नाम है उत्तर अमेरिकन प्लेट। जो यहाँ पर देखने मिल रही है इसको कहते हैं दक्षिण अमेरिकन प्लेट। ये जो प्लेट आपको देखने मिल रही है, ये अलग अलग नामों से अलग अलग चीजों के रूप में जाना जा रहा है। अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, परंतु हमारा संबंध किसके साथ में होगा भैया? जो इस तरफ में देखने मिल रही है भारत की प्लेट, जिसका नाम है इंडियन प्लेट। और इंडिया के ऊपर कौन सी प्लेट है ये जरा देखो ध्यान से, इसका नाम है यूरेशियन प्लेट। जैसा कि आप लोग भी दिखने में तो बड़े खुश रहते हो ना, अंदर से टूटे हुए हो ना, टूटे हो कि नहीं टूटे हो? सर फालतू बात मत करो, ये पर्सनल वाली बात हो गई सर, आंसू आंसू नहीं जाए किसी को, रुमाल दूं आपको क्या? जैसे पृथ्वी बाहर से सब जुड़ी हुई दिखती है, परंतु अंदर से जियोलॉजी की भाषा में ये कई प्लेटों में विभक्त है। और ऐसी 7 बड़ी बड़ी प्लेटें जिनके बारे में आपको बता रहा था, यूरेशियन प्लेट, इंडियो ओशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट। ये प्लेटें बार बार गति करती हैं और इन्हीं गति का जो अध्ययन है वो एक थ्योरी के माध्यम से होता है। इस थ्योरी का नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि प्लेटें 3 प्रकार की कहानी कर सकती हैं। या तो प्लेट आपस में आके टकराए, और जब प्लेट आपस में आके टकराएगी तो एक सीमांत बनेगा, एक कहानी जन्म लेगी जिसको हम कहते हैं अभिसारी प्लेट सीमांत, या इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जब दो प्लेटें आपस में क्या करती हैं? टकराती हैं। कुछ ऐसा समझो, थोड़ा सा मैं डेप्थ में अलग से बता रहा हूं आपको कि प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर में 3 प्रकार का कहानी जन्म ले सकती है। जब दो प्लेटें, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं और आते समय वो दोनों को टकरा जाती हैं, तो उसी को कहते हैं अभिसारी प्लेट सीमांत। याद रखना, क्या बोलते हैं? अभिसारी प्लेट सीमांत। इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री या मार्जिन। जब दो प्लेट एक दूसरे के पास पास नहीं, दूर दूर जाती हैं, इधर इधर जाती हैं, तो यहां पर जन्म लेता है अपसारी प्लेट सीमांत, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जब दो प्लेटें ना पास आएंगी ना दूर जाएंगी, विपरीत दिशा में गमन करेंगी समानांतर रूप से, इसे कहते हैं संरक्षी प्लेट सीमांत या ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। और दुनिया में जितनी भी भयंकर भयंकर गतिविधियां हो रही हैं, सर कैसी भयंकर गतिविधि? जैसे कि पर्वतों का निर्माण, जैसे कि ज्वालामुखी, जैसे कि भूकंप, जैसे कि सुनामी, ये जितनी भी खतरनाक खतरनाक गतिविधियां हो रही है पृथ्वी की सतह पर, उस सभी का मेन कारण कौन है? यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। क्या आपको इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में डेप्थ में जानना है? अगर जानना है तो कृपया कमेंट सेक्शन में बार बार मैसेज कर दें कि प्लीज सर वन शॉट वीडियो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बनाएं, तो मैं आसान भाषा में इसको भी समझा दूंगा, जो अलग अलग किताबों में अलग अलग लोगों के द्वारा थोड़ा कठिनाई से समझाया जाता है, मैं बहुत आसान भाषा में आपको बता दूंगा। कमेंट सेक्शन करना ना भूलें। इसी पूरी कहानी में जब आप समझने जाते हो तो आपके लिए हाईलाइटेड है, तुम सभी लोग के लिए हाईलाइटेड है ये वाला मामला जिसको मैं यहां पर बना रहा हूं, ये वाला मामला कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अभी सारी प्लेट सीमांत। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो टकराने से होता यह है कि बीच में कभी कभी जो अवसाद होते हैं, इन अवसाद पर एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वलन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? वलन की प्रक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग। क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग। कुछ इससे समझो, ऐसे समझने का ट्राई करो, ठीक है? मान के चलो एक प्लेट ये रही और दूसरी प्लेट ये रही, ठीक है? दोनों आपस में आकर टकरा रहे हैं, ए प्लेट और बी प्लेट। इन दोनों प्लेटों के बीच में है ना कई जगह पर सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। सेडिमेंट्स को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अवसाद। सर ये अवसाद क्या डिप्रेशन वाला है? क्या हम डिप्रेशन में आ जाएं? नहीं बेटा, ये क्या है? सेडिमेंट्स वाला है। सेडिमेंट्स मतलब चट्टानों के टूट जाने से जो मलबा बनता है उसी को अवसाद कहते हैं। जब ये दोनों प्लेट टकराई ना, तो टकराने से एक बल निकल के सामने आया। इसके एक बल, उस बल को कहते हैं कंप्रेशन फोर्स या संपीड़न बल। एग्जाम्पल के लिए
आपको क्या ऐसे बताऊं, जैसे ध्यान से देखो, ये मेरे सामने बुक है ना, अभी इसको मैं क्या करूंगा, दोनों ओर से दबा दूं, यूं करके दबा दूं, यूं करके दबा दूं, तो ये भाग क्या हो गया, ऊपर की तरफ उठ गया, ये नीचे की तरफ चले जाएगा। यही अवसाद जो यहाँ पर बने हुए हैं, ये या तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ज्यादा नहीं, बस इतना ही, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। ये प्रक्रिया जो होती है, इसको बोलते हैं कि अवसादों में मोड़ बनने लग गए या फोल्डिंग होने लगी। और इसी फोल्डिंग से बनी ये जो ऊंची स्थलाकृतियां हैं, ये जो ऊंची स्थलाकृतियां हैं, इन्हीं को कहा जाता है फोल्ड माउंटेन। क्या बोलते हैं इसको, फोल्ड माउंटेन। हिंदी में क्या कहते हैं सर, वलित पर्वत। क्या बोलते हैं, वलित पर्वत। सर हम तो गए थे हरिभजन को, ये ओटन गाय का पास क्यों होने लग गया, हम तो हिमालय पढ़ने लग गए थे, आप तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी फोल्ड माउंटेन क्यों बता रहे हो। क्योंकि जानना बच्चों, वास्तव में हिमालय के लिए क्वेश्चन आएगा कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, क्या ज्वालामुखी पर्वत है, क्या ब्लॉक माउंटेन है, क्या अपशिष्ट पर्वत है, कि वलित पर्वत है। तो आंसर लगाना है आपको कि हिमालय एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। तो हिमालय की बनने की प्रक्रिया लगभग ये जो मैंने आपको सुनाई है कहानी, इसी से हुई है, इसलिए मैं आपको कहानी बता रहा हूं, थोड़ा सा समझो अब। सर आपने जो कहानी बताई है, हम कैसे मान लें कि हिमालय ऐसे बना, हिमालय ऐसे बना, कैसे हम मान लें, जरा देखो इस वाले डायग्राम पे देखना, ये कहानी मैंने थोड़ा भारत को जूम इन कर दिया है, और यहाँ पर आपको दो प्लेटों के नाम याद रखना पड़ेंगे। ये जो आपको साउथ में देखने मिल रही है, यही है अपनी भारतीय प्लेट। कौन सी प्लेट है ये, भारतीय प्लेट है। कौन सी प्लेट है ये, भारतीय प्लेट है। ऐसा कहा जाता है कि, और उसके ऊपर में कौन सी प्लेट है, ये जो बड़ी सी देखने मिल रही है, इसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट है, यूरेशियन, यूरोप और एशिया का कंबाइंड शब्द है। ऐसा कहते हैं कि भारत जो है, भारतीय जो प्लेट है, वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, कोई भी प्लेट अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, गति कर रही है मैग्मा के ऊपर, दुर्बलता मंडल के ऊपर। डेप्थ में समझाऊंगा अगर कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो, सर ये प्लेट क्यों जा रही है, क्यों घूम रही है, किसने बोला ना घूमने को, बताऊंगा, पर कहां पर, नेक्स्ट वाले टॉपिक में अगर कमेंट करा तो ये प्लेट जो है वो नॉर्थवर्ड जा रही है, और जाके टकरा किससे रही है, यूरेशियन प्लेट से। अब अगर दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, तो बताइए सभी बच्चे बताओ कि क्या सीमांत बनेगा, यहाँ पर कौन सी बाउंड्री बनेगी। तो टकराने के लिए कौन सी बाउंड्री थी, अभिसारी। अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट। देखो यहाँ पर ये प्लेट इधर आ रही थी, जाकर इसमें टकराई, तो बीच में कौन सा सीमांत बनेगा, अभिसारी। जैसे ही प्लेटें टकराई थी, मैंने क्या कहा, इन दोनों के बीच में अवसाद जमा होंगे, अवसाद होंगे, और जब यही अवसाद बड़े स्तर पर ऐसे ऊपर नीचे इस प्रकार से फोल्डिंग की प्रक्रिया जन्म ले लेंगे, तो यही ऊंची उठी हुई भूमि फिर कहलाएगी पर्वत। वलन की प्रक्रिया से बने हैं, तो इन दोनों के बीच में बन जाएगा, इन दोनों के टकराने से बन जाएगा कौन सा पर्वत, हिमालय नामक वलित पर्वत। याद रख पाओगे इस कहानी को। तो भैया एक चीज रटवाने पे रटवा सकता था, नाम याद रखना, मेरा सिंपल सिद्धांत है कि जब भी पढ़ाऊंगा रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, समझाने के बाद में जो फैक्ट होंगे वो आपको अपने आप स्वतः ही याद हो जाएंगे। ये मेरा मेन सिद्धांत अपने जीवन का। तो हिमालय पर्वत कैसे बना, तो आप बोलोगे यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से। कौन सा सिद्धांत, अभी सारी प्लेट से सीमांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर में। क्लैरिटी है, इतनी कहानी आपके सामने आ गई होगी, समझे कि नहीं समझे, बात समझ में आई कि नहीं आई है, इसलिए यहां पर मामला लिखा हुआ है। देखो अब इन कहानी को देख लो कि वास्तव में यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, क्योंकि भारतीय प्लेट को ऑस्ट्रेलियन के साथ में जोड़ा जाता है, कंबाइंड रूप से इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट कहते हैं, तो उन दोनों के अभिसरण से हुआ है। क्लैरिटी इस वाली जगह पर, बाकी बात भी समझ में आएगी, थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सर हम हिमालय को कैसे समझेंगे या हिमालय को किस प्रकार से बांटें। देखो बांटने के दो आधार हिमालय के बताए गए हैं। कुछ लोग हिमालय को बांटते हैं उत्तर से दक्षिण के रूप में भारत में, कि आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हो तो कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आ रही हैं, उस हिसाब से हिमालय को बांटा जाता है। तो उस हिसाब से कौन कौन से नाम है, आप सुनोगे ट्रांस हिमालय एक नाम आता है, ये तो सर पहली बार सुना। वृहद हिमालय का नाम सुनोगे, हिमाचल या लघु हिमालय का नाम सुनोगे, या शिवालिक का नाम सुनोगे। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ में हिमालय आ रहे हैं। परंतु जब
प्रादेशिक रूप से हम जानते हैं पश्चिम से पूर्व तो हिमालय के कई और नाम भी हैं, जैसे कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय, ये कई सारे नाम और हैं। इनके बारे में भी बताऊंगा बाद के समय पर। अभी हम बात करते हैं पहले इस सिनेरियो के संदर्भ में। किस वाले संदर्भ में? इस वाले संदर्भ में। ठीक है, एक काम करते हैं अपन, दो तीन बातें यहां पर से समझते जाना, क्लैरिटी के साथ में चीजों को अपन देखते जाएंगे। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? कोई समस्या तो नहीं है? एक बार जल्दी से बता दो, जल्दी से कहानी, क्या कोई समस्या तो नहीं है भैया? देखो अब कहानी को, कि उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश हैं, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है भारत में। कहां पर मामला? पर्वतीय प्रदेश है जो भारत में, इसको तीन भागों में बांटा जाता है। एक है ट्रांस हिमालय, एक जिसको अपन बोलते हैं हिमालय, और एक होता है पूर्वांचल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पूर्वांचल की हिल्स। तो इन तीनों की स्टडी हमें थोड़ा थोड़ा करना है। तो सबसे पहले नाम किसका निकल के आ रहा है? ट्रांस हिमालय का, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो, फिर भी बता रहा हूं, बहुत ध्यान सुनते जाना। ट्रांस हिमालय क्या है, जरा इस जगह पर नजर डालिए, ये कहानी पर नजर डालिए। हिमालय की अलग 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 पर्वत श्रेणियां हैं, जिसको हम हिमालय बोलते हैं ना। इस हिमालय के ऊपर भी जब लोगों ने खोजा, इस हिमालय के उत्तर में भी, इस हिमालय को पार करके जब देखा, तो पार करके भी हमें तीन माउंटेन रेंजेस देखने मिलती हैं। याद रखना, कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, और दूसरी थर्ड नंबर की जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये कहा जो हमारा, जिसको हम हिमालय कहते हैं ना, हिमालय के पार हमें तीन माउंटेन रेंजेस देखने मिल रही है। तो ये क्या कहानी है? लोगों ने सोचा यार ये क्या बात आ गई, हिमालय को पढ़ लिया, ये कब बनी है? तो हिमालय से पहले बनी। किस प्रक्रिया से बनी? जैसे हिमालय बना प्लेटों के टकराने से, वही दो प्लेटों के टकराने से। तो इनको क्या नाम दिया जाए? हिमालय तो नहीं है ये, क्योंकि हिमालय के पार थी, और पार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांस। तो नाम क्या आ गया इनका? ट्रांस हिमालय। याद रखना, इनका संबंधी भारत के साथ है, इसलिए इसको पढ़ाना जरूरी है। नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में कितनी, अभी हाल बताया था कितनी? तीन, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों श्रेणियों को इसके अंदर में शामिल किया गया है। मजे की बात है, इसका एक प्रमुख नाम है तिब्बतियन हिमालय। कौन सा हिमालय? तिब्बतियन हिमालय। क्योंकि ये जो काराकोरम है, ये भारत के साथ चाइना के तिब्बत तक, लद्दाख भारत के साथ चाइना के तिब्बत तक, जास्कर भारत के चाइना से, मतलब भारत के साथ चाइना तक या तिब्बत तक इसका विस्तार है। इसको क्या बोलते हैं? तिब्बतियन हिमालय कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, ये थोड़ा सा निकल के सामने आता है, दो तीन बातें क्लैरिटी के साथ में समझने का ट्राई करना, जो मैं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? जब आप अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत को पढ़ते हो, तो एक शब्द निकल के आता है कि एक सागर था, उस सागर का नाम था टैथिस सागर। कौन सा सागर? टैथिस सागर। ये टैथिस सागर कहां था? जब पेंजिया का विभाजन हुआ था दो भाग में, एक लॉरेशिया में और एक गोंडवाना लैंड में। किसमें? गोंडवाना लैंड में। और यही गोंडवाना लैंड वह है जिसका हिस्सा माना जाता है कौन? अपना भारत। तो ऐसा कहते हैं कि भारत जब ऊपर आके टकराया, तो इस टेथिस सागर में, जो आपको बता रहा था ना, प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, और वो अवसाद कहां से आए? तो कुछ विद्वान कहते हैं कि इस टेथिस सागर के अंदर में भर भर कर अवसाद थे। और कैसे अवसाद थे? काले कलर के अवसाद थे, क्योंकि उनके अंदर में कई सारे जंतु जानवर मर गए थे। जब यही अवसादों पर वलन की प्रक्रिया हुई और वलित पर्वत बने हिमालय से पहले, और इन्हीं पर्वतों को कहा जा रहा था ट्रांस हिमालय। और मजे की बात है, इसके अंदर में जो भाग है काराकोरम, इसको पहले के समय पर एक नाम से जाना जाता था, जिसको कहते थे कृष्णागिरी। क्या नाम है भैया? कृष्णागिरी। कृष्णा मतलब काला रंग। काला रंग क्यों है? क्योंकि इस तैतीस सागर में जो अवसाद थे जानवरों के काले रंग के, उन्हीं काले रंग के अवसादों से यहाँ पर काली चट्टानें बनी। और याद रखना, कभी भी शब्द आ जाए कि ट्रांस हिमालय का एक और नाम क्या है?
ट्रांस हिमालय को किस और नाम से भी जानते हैं? तो पहला मामला तो हो गया तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं इसको, और इवन इसको टेथिस सागर के द्वारा बना हुआ हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। क्लैरिटी इस बात को याद रख पाओगे? मजे की बात है, बहुत जरूरी बात है, ठीक है। अब इसके अंदर में तीन भाग हैं, तीन भूभाग हैं, वो कौन कौन से हैं उनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं भी एक एक करके जानेंगे। पहला नाम आता है निकल के काराकोरम। कौन सा नाम है? काराकोरम। सबसे साउथ उत्तर में देखने मिल जाएगा। कहां पर देखने मिल जाएगा? देखिएगा, ये पर्टिकुलर जगह देखने मिल रही है। कहां देखने मिल रही है? पर्टिकुलर जगह। यही है वो कौन सा? तिब्बत का पठार। ये है कौन सा? भारत वाला क्षेत्र। इसी की ज्योग्राफी को अपन को समझना है, इसी की ज्योग्राफी को अपन जानने वाले हैं। ये कई सारे मैप हैं, परंतु कब समझ में आएंगे? जब अपन पर्टिकुलर हर एक चीज के बारे में अध्ययन कर लेंगे। तो काराकोरम, काराकोरम के बारे में कहा जाता है कि ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरतम भाग है। कैसा भाग है? सबसे उत्तरतम। एक काम करता हूं, इसको बना के समझाता हूं तो क्लैरिटी तुमको निकल के सामने आ पाएगी। इसी को अपन यहां पर खींच के रख लेते हैं, और हर एक बिंदु को आपका हर चीज की चीज फाइनलाइज होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने वापस मैं बना रहा हूं कि वास्तव में भारत के अंदर में कौन कहां पर स्थित है। तो इस डायग्राम को याद रखना जो बना रहा हूं, ठीक है। तो भैया भारत का केवल और केवल कौन सा क्षेत्र बना लेते हैं अपन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र बना लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे वाला क्षेत्र नहीं आएगा, ठीक है। देखो, जिसको हम हिमालय कह रहे हैं, मान के चलो हिमालय का, ये हिमालय ऐसा विस्तारित है, ये हिमालय इस प्रकार से आगे की तरफ विस्तारित है, ठीक है। हिमालय को पार करके जा रहे हो तो तीन श्रेणियां देखने मिल रही हैं, अलग अलग कलर से देख लेते हैं। ये इसका नाम मान के चलो क्या है? काराकोरम। यही है क्या? काराकोरम। कॉपी पेन लेकर बैठना, मेरे साथ बनाते जाना। कॉपी पेन लेकर बैठना, मेरे साथ बनाते जाना, ठीक है। नीचे मध्य में जब आप आओगे तो इसका नाम क्या है? इस वाले का नाम है लद्दाख। क्या नाम है इसका? लद्दाख। थोड़ा और दक्षिण में जाओगे तो इसका नाम है भैया जास्कर। क्या नाम है? जास्कर। और अभी मैंने क्या बोला? इन तीनों को ही कंबाइंड रूप से कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। देखो कठिन चीज है, परंतु बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं। सर ये जगह कौन सी है? ये जगह भारत के इधर वाली, भारत के इधर वाली जगह आती है चीन, और ये चीन का हिस्सा है, तिब्बत वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा है? ये तिब्बत। अब ध्यान से देखो, भले वो काराकोरम हो, लद्दाख हो, जास्कर हो, सब तिब्बत में फैले हुए हैं। इस चीज को तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? तिब्बतियन हिमालय। सर क्या हम इनके बारे में कुछ और जान सकते हैं? पहले जानो काराकोरम के बारे में, बहुत जरूरी बात है। क्या काराकोरम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही है कि काराकोरम के अंदर की जो सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम की हाईएस्ट जो चोटी है, उसका नाम है माउंट केटू। क्या नाम है? माउंट केटू। इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन। सर क्यों बता रहे हो आप ये बात? क्योंकि वास्तव में जो गॉडविन ऑस्टिन है, माउंट केटू है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या शब्द है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर आता है माउंट केटू। कौन सी पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है? काराकोरम पर। सर आप गलत बता रहे हो क्या? हमने तो ऊंची चोटी जब जब सुनी है तो एक ही नाम सुना है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। तो क्या हम गलत पढ़ रहे थे बचपन से? बेटा तुमने गलत नहीं पढ़ा, तुमने सुना होगा हिमालय या विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। क्या सर ये भारत में नहीं है? नहीं। ये कहां पर है? ये नेपाल में स्थित है। तो इसको भारत की ऊंची चोटी मानोगे क्या? नहीं मानोगे। तो भारत का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा हो गया? केटू हो गया। कितनी ऊंचाई है? 8,611 मीटर की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट की सर कितनी ऊंचाई है? 8,850 मीटर की ऊंचाई है। तो दोनों में सबसे ऊंचा कौन हो गया? माउंट एवरेस्ट ही है। सेकंड नंबर पे कौन देखने मिलेगा? माउंट केटू, जो कहां पर स्थित है? काराकोरम में। कुछ लोग मतलब पीओके तो खैर वहां अपना ही मानते हैं, पीओके वाले इलाके में आता है जो उसको पाकिस्तान ने अवैध रूप से अधिकृत करा है। क्या अब मैं ये पूरी कहानी को समझाने में सफल रहा कि माउंट केटू कहां है और इसको किस प्रकार का टैग मिला है? ठीक है। अब बात आती है सर काराकोरम के बारे में हम कुछ और जाने क्या? हाँ एक चीज और जानो। इसी काराकोरम के इधर ऊपर की तरफ में, यहां पर मामला बना देता हूं मैं, काराकोरम के इसी तरफ में
पहाड़ियों के ऊपर में यहाँ पर एक ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? इसका नाम याद रखना, इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। अगर आपने मेरा इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन वाला सेशन देखा होगा जिसमें मैं भारत के विस्तार को बता रहा हूं, तो मैं जब भारत पाकिस्तान इनको बता रहा था तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में मैंने बताया भी था कि काराकोरम के अंदर में ही एक ग्लेशियर विद्यमान है। इस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। और मजे की बात यह है कि भारत और जो पाकिस्तान है वो इस ऊंचे ग्लेशियर के लिए लड़ते रहते हैं। इसलिए सियाचिन ग्लेशियर को विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि। क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। याद रख पाओगे? और क्या याद रखना है? कौन कौन लड़ते हैं पहले तो इतना याद रखो। कौन लड़ रहे हैं? भैया भारत और वो नालायक देश पाकिस्तान। ठीक है, पवित्र भूमि है परंतु अपवित्र कर दी आतंकवाद के चक्कर में। सर और कुछ याद रखना है क्या? हाँ, सियाचिन ग्लेशियर। सोचो, ग्लेशियर मतलब बर्फ। बर्फ पिघलेगी तो क्या निकलेंगी? नदियां निकलेंगी। जैसे कि अभी ये पढ़ेंगे ना अपन, हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर के निकलने भी कुछ नदी निकलेगी क्या? हाँ, नदी का नाम है नुब्रा नदी। क्या नाम है? नुब्रा नदी। सर ये नुब्रा जो रिवर है ये किसकी सहायक नदी है? याद रखना, ये शायद सहायक नदी है श्योक रिवर की। किसकी? श्योक रिवर की। सर ये श्योक रिवर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि श्योक रिवर सहायक रिवर है इंडस रिवर की। क्या इंडस के बारे में तो आप जानते ही हो, मैंने इतिहास में एक वीडियो बनाया है, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी बनाया है और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बनाया है। इसी चैनल पे आप देखना जरा जाकर, तो आपको सर चीज पता चल जाएगी कि सिंधु नदी जल समझौता क्या था भारत और पाकिस्तान के बीच, और भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। सिंधु नदी की सहायक है श्योक, श्योक की है नुब्रा। नुब्रा कहां से निकल रही है? विश्व की सबसे ऊंची भूमि जिसके लिए भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं, जगह नाम है सियाचिन। अब तुम्हें समझ में आएगा, अब तुम्हें याद रहेगा, अब तुम रटोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी या कोई भी विषय है उसकी मूल भावना है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे तो आसपास के जितने भी फैक्ट है ना हलवा लगते हैं, आप ऐसे उठा के खा लोगे। तुम गलती क्या करते हो? तुम रटना चालू करते, विश्व की सबसे ऊंची सियाचिन, 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 चीन, चीन, निकल गया मामला। दुनिया की ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केटू की, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा। सिंपल सी बात है, आराम से कॉन्सेप्ट को समझो, फैक्ट को याद रख लोगे तो जीवन आसान हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। सर क्या सियाचिन ही है कि कहीं और सारे ग्लेशियर हैं? इस पीपीटी को आप देखोगे तो उसमें कई सारे और ग्लेशियर भी दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके बात कर लेते हैं ताकि कोई भी चीज वो ना करना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता हूँ। देखो मैंने समझा दिया है, अब मैं तुम्हें याद करवा देता हूँ। सबसे उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय के, ये बढ़ा चुका हूँ। ट्रांस हिमालय नहीं, भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कहां पर? क्या नाम है? माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन, इसी में स्थित है। क्लैरिटी इस जगह पे। क्या सर इसके अंदर में कई सारे ग्लेशियर हैं? हाँ। कौन कौन सा? पढ़ो। सियाचिन ग्लेशियर, इसके अलावा हिस्पर ग्लेशियर, तीसरा बियाफो ग्लेशियर, चौथा बालतोरो ग्लेशियर, और एक और नाम याद रखना, बतूरा ग्लेशियर। कौन सा है? बतूरा ग्लेशियर। जरा ध्यान से देखो, ये रही माउंट केटू, ये रहा तुम्हारा काराकोरम। काराकोरम के ऊपर आ जाएगा भैया चाइना, इस जगह पे भी आप देख सकते हो। ठीक है कहानी। अल्पाइन हिमनद, अल्पाइन हिमनद का मतलब होता है बहुत ऊंचे ग्लेशियर। ग्लेशियर से निकलती है नदी, नुब्रा नदी। ये इसी कहानी पर मैं बात कर रहा था कि लोग लड़ते रहते हैं, सिंपल सी कहानी है। पर्वतों के बीच में आपने सुना होगा रास्ता जो होता है, प्राकृतिक मार्ग जो होता है, उसको अपन ज्योग्राफी में कहते हैं पास। जैसे तुम भी करते हो ना बाईपास, बाईपास निकाल लो, ऐसे मजा आओ ऐसे। पर्वतों में ना जाना, घूमना फिरना बहुत कठिन है, तो प्रकृति है ना प्राकृतिक मार्ग देती है जिसको अपन कहते हैं पास। मैं आगे पढ़ाऊंगा आराम से, एक पूरा वन शॉट वीडियो बना दूंगा आप बोलोगे तो कई सारे पासेस हैं हिमालय और ट्रांस हिमालय में। एक पास का नाम याद रखना, नाम है काराकोरम दर्रा या काराकोरम पास, इसी जगह पर स्थित है, इसी वाली जगह पर। और इसी काराकोरम दर्रे को, अगर पास है मतलब दो चीजों को जोड़ेगा ही है, एक जगह से दूसरे में जा पाओगे। कहां से कहां? तो भारत को चीन से, भारत से अगर आप जाना चाहते हैं चीन, चाइना, तो यहां से जा सकते हैं। जाओगे तो व्यापार व्यापार कर लोगे, तो व्यापार व्यापार के लिए ये काम आ सकता है। तो बताया था काराकोरम को क्या बोलते थे अपन?
कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं। और इवन इसके ऊपर पूरा एशिया महाद्वीप है, ट्रांस हिमालय के ऊपर, इसलिए कहीं कहीं नाम लिखने मिलता है कि काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। उच्च एशिया मतलब ऊपर का एशिया, और ये रीढ़ वाला हिस्सा है, उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जा रहा है किसको, काराकोरम को। इससे बाहर नहीं जाएगा काराकोरम। सारी की सारी कहानी इसमें आ गई, ठीक है। अब आते हैं, ये जरा देखो ध्यान से, ये पूरी की पूरी जगह पर ये रहा काराकोरम पास। ये कई सारे ग्लेशियर के फोटो बना दिए हैं इस पर, बियाफो, देखो पूरे बालतोरो, ये कई सारे यहाँ पर ग्लेशियर हैं। और इसके ऊपर है कौन सी, उच्च एशिया। उच्च एशिया की क्या कहा जा रहा है, इसको रीढ़ कहा जा रहा है। क्लैरिटी इस वाली जगह पर कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। ये एशिया के कई सारे पर्वत थे जो मैंने यहाँ पर संकलित करे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर निकल के आता है लद्दाख श्रेणी का। किसका, लद्दाख श्रेणी का। चलो पहले रटने से पहले अपन समझने पे फोकस करते हैं। समझने फोकस करने के लिए अपन को जाना पड़ेगा अपने ही चित्र के पास जो हम बना रहे थे। तुम क्या इसको ड्रॉ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर तुम पढ़ के प्रवचन सुन के चले जाओगे तो फिर कैसे सांप याद होगा? लिखो, बनाओ, बार बार प्रैक्टिस करो। दिमाग का रास्ता, जैसे, अब छोड़ो यार, तुम तो पेन बनाओ, है ना, बनाते जाओ। फालतू के कुछ कुछ क्या एग्जाम्पल याद आते हैं कि पति के प्यार का रास्ता पेट से होकर जाता है, वैसे ही है ना दिमाग का रास्ता लिखने और आंखों से आता है। जितना लिखोगे ना अच्छे से, ऐसा ना लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, वैसे नहीं, सोच समझ के लिखना। चलो भैया, नेक्स्ट जो नाम आपके पास में है वो है ये वाला, ये जो हाईलाइटेड होगा, इसी को कहा जाता है लद्दाख। लद्दाख मतलब यूटी नहीं, लद्दाख पर्वत श्रेणी। क्या बोल रहे हैं, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जो किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का। कहां पर है, मध्य में, काराकोरम के दक्षिण में, जास्कर के ऊपर लद्दाख श्रेणी, ठीक है। सर लद्दाख श्रेणी के बारे में हम क्या जाने? लद्दाख श्रेणी के बारे में तुम्हें ऐसी चीज बता दूंगा, ऐसी चीज बता दूंगा कि किसी के बस के नहीं होगी। क्या, बहुत जरूरी बात। पहले क्या जरूरी बात है जरा देखो। क्या आपने कभी सुना है एक शब्द के बारे में, एक जगह के बारे में जिसका नाम है कैलाश मानसरोवर? हाँ या ना में आंसर करना है भैया। क्या सुना है कभी कैलाश मानसरोवर के बारे में? जैसे कि एक बार फोटो दिखा दूं मैं, तुम दर्शन करवा देता हूं तुम्हें, यहीं बैठे बैठे तुमको कैलाश मानसरोवर के दर्शन करवा देता हूं। देखिए, चाइना के अंदर में तिब्बत वाले जगह पर ये एक पर्वत है, कैलाश पर्वत के रूप में जानते हैं। भारत में हर साल कई सारे लोग इस जगह को जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, क्योंकि तीर्थ स्थान है। सभी की, हम लोग की मान्यता है, भारतीय वासियों की मान्यता है कि हमारे भगवान शंकर जी का ये मुख्य स्थान है, इसलिए दर्शन भी कर लेते हैं। आप लोग भी कर लो। इसी के दक्षिण में, इसी कैलाश पर्वत के दक्षिण में आपको दो झीलें देखने मिल जाएंगी। ये जो देखने मिल रही है मानसरोवर और राकसताल। कौन कौन सी है, मानसरोवर, राकसताल। और मैं क्या बोल रहा हूँ, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील को दर्शन करने जाते हैं, और इसी यात्रा को, इसी तीर्थ यात्रा को कहा जाता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। भारत में नहीं है, चाइना में है। कहां पर है देखो भैया, ये भारत से बाहर है। जो रेड स्पॉट है ये चाइना का स्पॉट है, भारत से बाहर का स्पॉट है। भारत का चित्र कहां पर, ये भारत देखो, ये है भारत, और ये चाइना में है, ठीक है, थोड़ा सा बाहर की तरफ है। सर ये आप क्यों बता रहे हो? एकदम से आप अभी तो लद्दाख पढ़ा रहे थे, लद्दाख की पहाड़ी पढ़ा रहे थे, और एकदम से आप धार्मिक क्यों बन गए? जरूरी बात यह है, ये जो पर्वत आप देख रहे हो ना, ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, बना लेना, मेंशन कर लेना, ब्लैक कलर का जो पर्वत मैंने यहाँ पर बनाया है, ये पर्वत कुछ और नहीं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैलाश पर्वत। क्या बोलते हैं, कैलाश पर्वत। सर तो कैलाश पर्वत था तो अलग से बनाते हैं ना। मजे की बात है कि जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, इसी को तिब्बत में क्या कहते हैं, कैलाश कहते हैं। मतलब कैलाश पर्वत कुछ और नहीं, लद्दाख का वो हिस्सा है जो चीन तिब्बत में आ रहा है। याद रख पाओगे, कैलाश पर्वत लद्दाख का ही विस्तार है जो चीन या तिब्बत में है। और साउथ में इसकी आपको देखने मिल जाएगी एक झील जिसका नाम है, कौन सी झील, मानसरोवर झील। कौन सी झील है भैया, ये मानसरोवर लेक। अभी मानसरोवर लेक का भी इंपोर्टेंस आएगा, एक काम करो सुनी लो। ये वही मानसरोवर लेक है जहां से एक नदी का उद्गम माना जाता है। इस मानसरोवर झील से एक नदी का उद्गम माना जाता है, जिसके बारे में बार बार मैं भी बता रहा था, इंडस रिवर या
सिंधु नदी इसी मानसरोवर के आसपास से उद्गमित मानी जाती है और पश्चिम की तरफ बहती है। कैसे बहती है? पश्चिम की तरफ, अभी बताऊंगा। इस वाली जगह पर बना के दिखा देता हूँ। पश्चिम की तरफ बहती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से बहती है और पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में गिरती है। तो कैलाश पर्वत के साउथ में है कौन सा? मानसरोवर। मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी और सिंधु नदी आकर गुजर रही है। ठीक है, यही था कौन सा मामला? लद्दाख पर्वत श्रेणी का, जो भी मैंने बताया। अब एक काम करो, अब समझ में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? हम मुख्य मुख्य बातों को देख लेंगे। क्या बात है भैया? रटना नहीं पड़ेगा तुम्हें। देखो कहानी जास्कर के उत्तर में है और काराकोरम के दक्षिण में है। सर इसका क्या है? इसकी कोई एक महत्वपूर्ण पीक याद रखना पड़ेगी। याद रखना, माउंट राकापोशी। 3 स्टार लगा लो। क्या नाम है? माउंट राकापोशी। जरा इधर तेरे देखोगे तो ये आ रहा है काराकोरम, ये हो गया लद्दाख। लद्दाख के अंदर में ही है माउंट राकापोशी। दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली, तीव्र ढाल है, बहुत तीव्र ढाल है, खड़ी चढ़ाई है, मतलब बिल्कुल तीव्र ढाल वाली। अगर कोई कोई भी चोटी है या कोई क्षेत्र है तो यही वाला है माउंट राकापोशी। ठीक है, इसी को काटती है सिंधु नदी। आगे बढ़ी थी ना, इसी नदी को, इसी क्षेत्र को, लद्दाख वाले क्षेत्र को, लद्दाख श्रेणी को ही काटकर एक गॉर्ज बनता है, एक घाटी बनती है। बताऊंगा बाद में गॉर्ज और कैनियन के बारे में। एक घाटी बनाती है सिंधु नदी पर्वतों को काटते हुए। इसको बोलते हैं बुंजी गॉर्ज या सिंधु गॉर्ज। कौन सी नदी को? लद्दाख श्रेणी को ही काटकर। याद रख पाना। देखो इस वाली जगह से सिंधु नदी आगे बढ़ेगी, यहाँ पर बनाएगी बुंजी गॉर्ज या सिंधु गॉर्ज जिसको कहा जाता है। क्लैरिटी इस जगह पे। तो पहला था भैया काराकोरम, दूसरा हो गया लद्दाख। लद्दाख के साथ में संबंधित है कैलाश पर्वत के। यहाँ पर भी सर कुछ दर्रे हैं। तो लद्दाख जो हमारा यूटी है, वहां पर खारदुंगला और दिगलरा दर्रा आता है। इसको याद रख लेना। ला, सर ये ला शब्द का मतलब क्या होता है? लद्दाख में स्थानीय रूप से दर्रों को ही ला कहते हैं, ला वाला नहीं, ला, इसलिए शब्द है लद्दाख। ठीक है, ला की भूमि। ठीक है, इसी क्षेत्र में, इसी जगह पर भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, भारत का सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? तो नाम है जगह का द्रास। क्या नाम है? द्रास। इसी लद्दाख श्रेणी में, लद्दाख में अवस्थित है। ठीक है, कोई समस्या इस जगह पे? इसी के पास में एक पठार अवस्थित है, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में पठार स्थित है, लद्दाख का पठार। ये बहुत ऊंचा है और यहाँ पर पानी मानी नहीं गिरता, यहाँ पर वनस्पति बहुत कम पाई जाती हैं। इसे लद्दाख के पठार को ठंडे मरुस्थल का एग्जाम्पल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ठंडे मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे, मैसेज करके बताओगे? मैसेज करके बताओगे भैया? तो बताओ, मरुस्थल, ये तो दिख नहीं रहा। मरुस्थल का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, बताओ मरुस्थल मतलब क्या? किस जगह को आप मरुस्थल कहोगे? लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है, थार का गर्म मरुस्थल है। तो ये सर मरुस्थल ठंडा गर्म कैसे हो सकता है? मरुस्थल की वास्तविक डेफिनेशन क्या है? मेरे को मैसेज करके बताओ, नहीं तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। तो ये फोटो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं अपनी अंतिम कहानी पर, जिसका नाम था जास्कर श्रेणी। ये बहुत ज्यादा उतनी जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखो। उन तीनों में जब सबसे साउथ में कौन सी थी? काराकोरम, लद्दाख, और सबसे साउथ में कौन सी है? जास्कर। तो जास्कर के बारे में याद रखना है, सिंपल सी कहानी, कि जास्कर जो है सबसे दक्षिण में अवस्थित है। कहां पर? दक्षिण में अवस्थित है। और जास्कर और लद्दाख के बीच से ही कौन सी नदी गुजर रही थी? सिंधु नदी गुजर रही थी, याद रखना। और कॉमेट इसकी ऊंची चोटी है। बाकी तो सारी कहानी इसकी नॉर्मल है, इतना कोई मामला नहीं है। ठीक है, इसमें भी कई सारे दर्रे हैं, जैसे मार्बल दर्रा, जोजिला दर्रा। कई सारी नदियों का उद्गम इसको माना जाता है, जैसे कि जास्कर नदी, सुरु नदी, हानले नदी। बट वो सब इतना काम का नहीं है, हाईलाइट कर लेना। इसके ही भाग माना जाता है कॉमेट। इसी ऊंची चोटी का नाम क्या है? कॉमेट। याद रखना, जास्कर ट्रांस हिमालय का दक्षिणतम भाग है। क्या आपको समझ में आ गई बात है? इस वाली जगह पर थोड़ा सा मैंने फोटो तो लगा दिए हैं, थोड़ा सा जब स्किप करके रोक कर, क्योंकि मेरे पास में समय का अभाव है, तो रोक कर आराम से देखते रहना चीजों को क्लैरिटी के साथ में। अब हम बात करेंगे आगे वाले सेगमेंट पर, जिसका नाम होने वाला है मुख्य हिमालय, जिसको अपन कायदे से हिमालय कहते हैं। अभी तो हिमालय में आए ही नहीं यार, अब हम हिमालय में आएंगे, हिमालय के बारे में जानेंगे। हिमालय, मुख्य हिमालय। अच्छा, मुख्य हिमालय के अंदर में 3 श्रेणियां इसमें भी शामिल है। याद रखना, यहाँ पर से फिर मैं कुछ पेजेस हटाता हूँ और आपके लिए थोड़ी सी कहानी को जन्म देता हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा मामला बनते रहे, समझते आते रहे आपको। क्या बात है? 2 मिनट, ये फोटो कुछ हटा दिया जाए।
तो 2-3 बातें आपको क्लियर से मैं समझा दूंगा। वास्तव में मुख्य हिमालय भी 3 पर्वत श्रेणियों को क्या मिलाकर कहा जा रहा है। अब वो कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है जरा देखते हैं, ठीक है। यहां पर बनाता हूं मैं। पहला याद रखना, एक है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, इसका नाम है महान हिमालय। इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट हिमालय। इसके नीचे आता है मध्य हिमालय, इसको लघु हिमालय भी कहते हैं। और सबसे नीचे आता है शिवालिक। क्या आता है? शिवालिक पहाड़ियां, इसको बहाई हिमालय भी कहते हैं। कितना कंफ्यूजन है, कितना सिंपल बात है। महान, मध्य, शिवालिक, इन तीनों को प्लस कर दो, इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को ही कायदे से कह देना मुख्य हिमालय, या जिसको तुम आम बोलचाल की भाषा में कहते हो हिमालय। हिमालय के 3 पार्ट हैं, महान, मध्य, शिवालिक। इसके जो ऊपर था उसका नाम क्या था? ट्रांस हिमालय। तो क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? इतना सिंपल करके बताता रहा हूं, आगे कहानी समझ में। अब बात करेंगे हम महान हिमालय के बारे में। पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं कि सर इस पूरे मुख्य हिमालय का विस्तार कहां से कहा था। क्या जरा ये फोटो देखोगे, दो नदी क्षेत्र को आधार बनाया है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 2400 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। सर कहां से कहां तक? 2 नदियों का नाम याद रखना। पश्चिम में जो नदी यहां पर है, इस नदी को कहा जाता है सिंधु नदी। तो ऐसा बोला गया है सिंधु नदी ने इसकी पश्चिमी सीमा को बनाया। और जब आप पूर्व में जाते हो तो पूर्व में एक नदी भारत में इंटर करती है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऐसा कहा जा रहा है सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक धनुष, ऐसे चाप, देखो यूं एक चाप के आकार की जो पहाड़ियां फैली हैं, पर्वत श्रेणियां फैली हैं, इन्हें कहा जा रहा होगा मुख्य हिमालय। क्लैरिटी है? और जब देखोगे दोनों को बड़ा ध्यान से, तो दोनों के दोनों और पश्चिम में भी और पूर्व में भी ये हिमालय बाद में जाकर मुड़ गए। देखो ये हिमालय पहले ऐसे जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, पूर्व में जाकर ऐसे मुड़ गया, जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, पश्चिम में जाके मुड़ गया। ये जो बैंड हो गए ना, इधर भी और इधर भी, इसको कहा जाता है ज्योग्राफी की भाषा में अक्ष संघी मोड़ या सिंटेक्शियल बैंड। क्या नाम है? सिंटेक्शियल बैंड। ठीक है, याद रखना दोनों छोर पे बैंड पाए जाते हैं। सर क्या हम जान सकते हैं कि ये हिमालय कितने देशों में फैला हुआ है? क्या केवल भारत देश में? नहीं, मूलतः इसको 4 देशों में फैला हुआ माना जाता है। 4 में एक तो कौन आ गया? अपना भारत। ठीक है, जरा देखो ध्यान से, ये इस वाली जगह पर फैल रहा है। कौन है भैया? नेपाल। नेपाल में भी अच्छा खासा मामला है। ठीक है, फिर थोड़ा सा हिस्सा किसका आएगा? भूटान। तो भूटान में भी है, और कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र चाइना के भी होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत, नेपाल, भूटान और चीन, इन जगह पर हिमालय का विस्तार है। और अक्ष संघीय मोड़ के बाद में हिमालय विस्तारित हुआ, परंतु उनके नाम अलग अलग थे। जैसे पाकिस्तान में सुलेमान, अफगानिस्तान में हिंदू कुश, और म्यांमार में अराकान युमा। ये पर्वत के नाम और सुनोगे, परंतु वो हिमालय का एग्जैक्ट पार्ट नहीं है, हिमालय का अग्र विस्तार है अलग अलग नामों से। तो आपको 4 देश याद रखना है इस पूरे सेगमेंट के अंदर में। ठीक है, मैंने क्या बोला? 3 चीज आती हैं, देखो यहाँ पर भी लिखा है 3 चीजें आती हैं, महान, मध्य और शिवालिक। याद रख पाओगे? अब एक एक करके बात करते हैं। सर ये महान हिमालय के बारे में क्या जाने? पता तो चल गया बना है। कब बना था? टर्शरी युग में बना था। याद रखना, हिमालय कब बन रहा है? टर्शरी काल में बन रहा है, तृतीयक कल्प में बनता है, तृतीयक कल्प। सर इसको याद रखना पड़ेगा क्या? फिर एक वन शॉट वीडियो बना दूंगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से। क्या बना दूंगा? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आपने सुना होगा कि भैया तुम अपने जन्मदिन कैसे मनाते हो, कितने साल के हो गए हो? तो ग्रेगोरियन सीरीज से कैलेंडर से बनाते हो। हिंदू पंचांग में विक्रम संवत, ये संवतों के आधार पर चीजों को आप डिसाइड करते हो। वैसे ही ज्योग्राफी में भी एक स्केल है टाइम का, उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जब से पृथ्वी बनी है तब से, पृथ्वी कब बनी थी? 4.6 अरब साल पहले से पृथ्वी बनी थी, तब से लेके आज तक का स्केल है, इसी को बोलते हैं अपन जियोलॉजिकल टाइम स्केल।
क्लैरिटी इस जगह पे। इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से हिमालय की अवधि जो बनने की है वो बहुत पुरानी नहीं है, लगभग 5-6 करोड़ साल पहले बनना स्टार्ट हो गया था। टर्शरी काल याद रखना, कौन सा? तृतीय कल्प। इसलिए इसको हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहते हैं। पृथ्वी बनी 460 करोड़ साल पहले और हिमालय बन रहा है 6 करोड़ साल पहले। कितना नया नया है, कितना नया नया है, तो इसको बोलते हैं नवीन वलित पर्वत। ठीक है, आगे कहानी समझ में? तो मेरे को याद दिला देना, मेरे को एक बार जियोलॉजिकल टाइम स्केल में भी आपको समझा दूंगा। देखो ज्योग्राफी तो बहुत डेप्थ में है, परंतु तो जितना जितना तुम्हारे काम का होगा उतना बताते जाऊंगा मैं। अब अपन बात करते हैं वृहद हिमालय के बारे में। नाम से ही स्पष्ट है, वृहद, ग्रेट, मतलब इससे ऊंची कोई माउंटेन रेंज, कोई पर्वत श्रेणी नहीं है। इसकी केवल और केवल औसत ऊंचाई भी अगर देखी जाए ना इस माउंटेन रेंज की, तो वो 6000 मीटर की है। सोचो कितनी ऊंची पर्वत श्रेणी है। महान हिमालय की बात कर रहा हूं मैं, मध्य और शिवालिक की नहीं, महान हिमालय जो ऊपर है, सबसे नॉर्थ में है। सर कहां से कहां तक विस्तारित है? 2400 किलोमीटर में। कहां से कहां? पश्चिम में आपको एक पर्वत देखने मिलेगा, नंगा पर्वत। सर क्या कपड़े नहीं पहनता क्या? नाम है उसका। और पूर्व में देखने मिलेगा अरुणाचल के थोड़ा ऊपर चाइना की तरफ में नामचा बरुआ। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक जो ऐसी श्रेणियां फैली हुई है, इसी को बोलते हैं महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। क्या बोलते हैं? महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। कितना किलोमीटर है भैया? 2400 किलोमीटर में ऐसा फैला हुआ है। ठीक है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक। सर इसका एक और नाम हमने सुना था, हिमाद्री। हाँ सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। क्यों सुना है हिमाद्री? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो, देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला है कि लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई है औसतन। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो भैया, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कम होने लगता है और ऊंचे पर्वत के शिखरों पर जमी होती है बर्फ। क्या जमी होती है? बर्फ, अर्थात ग्लेशियर। और ऐसा कहा जाता है इस महान हिमालय के जो शिखर हैं वो वर्ष भर लगभग बर्फ से ढके रहते हैं, बर्फ ही बर्फ पाई जाती है, ग्लेशियर ही ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसके लिए इसका एक नाम ही दे दो, इसको हिमाद्री कह दो। क्या बोल दो? हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब, हिम मतलब बर्फ, आद्री मतलब ढका हुआ होना, बर्फ से ढकी हुई भूमि हिमाद्री। तो महान हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमाद्री। और मजे की बात है, जितने भी आप प्रमुख चोटी देख रहे हो ना, वो सब इसमें देखने मिल जाएगी आपको। प्रमुख चोटी कौन कौन सी थी? जैसे कि आप उत्तराखंड में जाओगे तो उत्तराखंड में आपको नंदा देवी देखने मिल जाएगी, उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है। नेपाल में जाओगे तो आपको धौलागिरी देखने मिल जाएगी। नेपाल में जाओगे तो वहीं पर अन्नपूर्णा है। नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है, मकालू है। भारत के सिक्किम में आओगे तो सिक्किम में आपको देखने मिलेगी कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। सर कंचनजंगा के बारे में क्या याद रखें? तो याद रखना, भारत में स्थित जो हिमालय है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट थी, परंतु भारत में नहीं है। सर केटू तो, केटू केटू थी, केटू, पर वो हिमालय की नहीं है, वो ट्रांस हिमालय की थी। भारत में भी हो, हिमालय भी हो, ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। याद रखना, सिक्किम वाली जगह पे आ रही है, इस वाली जगह पर। ठीक है, तो सिक्किम, इधर मकालू नेपाल में, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का एक और नाम है सागर माथा। कहीं ना कहीं आपको आगे देखने मिल जाए। क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को? सागर माथा कहते हैं, नेपाल वाली जगह पर। देखो ये रहा सागर माथा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है इस वाली जगह पर। ठीक है, अब मेन कहानी है सर, जितनी ऊंची चोटी होगी उतने बड़े ग्लेशियर हैं, जितने बड़े ग्लेशियर होंगे, ये ग्लेशियर जन्म देते हैं किसको? रिवर को, नदी को। किसको भैया? नदियों को जन्म देते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर कई सारे ग्लेशियर, गंगोत्री, जेमू, मिलाम, मिलाम नाम है, कई सारी नदियों को जन्म दे रहे हैं। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी का बाद में नाम गंगा हो जाता है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। जब आप आगे जाओगे तो सिक्किम वाली जगह पे जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी, सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी। मतलब भारत की नदियों का मेन जो उद्गम केंद्र है वो यही वाली जगह है। ठीक है,
और कई सारे दर्रे हैं, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, अभी दर्रों में पढ़ाऊंगा आराम से वाली जगह पे। कई सारे धार्मिक स्थान हैं, उत्तराखंड में जाओगे ना, उत्तराखंड में गंगोत्री, आपने दादा दादी ने बोला होगा हमको 4 धाम की यात्रा करवा लो। 4 धाम कौन सी जगह पर? उत्तराखंड के 4 धाम, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये वास्तव में महान हिमालय के ही पार्ट हैं। तो ये सारे के सारे तीर्थ स्थान इसी के साथ रिलेटेड है। कई सारे हिल स्टेशन जो पर्यावरण के साथ रिलेटेड करते हैं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है, कंचनजंगा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जैविता का, किसका? महान हिमालय का पार्ट है। क्लैरिटी है? तो हर चीज के कई सारे महत्व हो सकते हैं, कई सारी चीजें हो सकती हैं। ये मैंने कई सारे ग्लेशियरों के नाम लिख दिए हैं, आप थोड़ा और देख लेना डिटेल के अंदर में कौन सा कौन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेलिंग कर देता हूँ मैं साथ ही साथ में। चोटी का नाम बताई दिए, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, कॉमेट जास्कर की थी, ठीक है, याद रखना कॉमेट जास्कर की, नीलखंड, त्रिशूल, नंदा देवी, ये सब इसी के अंदर में आ रही हैं। नेपाल की, सिक्किम की और अरुणाचल प्रदेश की, सभी की सब महत्वपूर्ण चोटी मैंने यहाँ पर डाल के रख दी है, याद रखिएगा। इस पूरे सेगमेंट पे आपको वो पूरी की पूरी चोटियां देखने मिल जाएंगी। क्लैरिटी है? ये कई सारे ग्लेशियर के फोटोज थे जो मैंने अभी ग्लेशियर आपको बताया। देखो ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर अलग अलग तरह के क्षेत्र के ग्लेशियर आ रहे हैं। ये मैं इतना रिसर्च इसलिए करता हूँ ताकि आप आराम से मैपिंग को ध्यान में रखते हुए चीजों को पढ़ते जाओ और अध्ययन करते जाओ कि बाद में कोई समस्या ना आए। कोई डाउट है तो बताते जाना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना अगर कुछ डाउट हो तो, वरना अपन आगे तो चर्चा कर ही रहे, समझ ही रहे, पढ़ ही रहे। अब मामला निकल के आता है पासेस का, दर्रों का। मैंने बता दिया, फोटो देखो, बड़ा आसान हो जाता है फोटो देखने में। ये देखो, ये पहाड़, ये पहाड़, इस तरफ राज खड़ा है, उस तरफ अंजलि खड़ी है। राज अंजलि की तरफ कैसे जाए? ऊपर चढ़ेगा, नीचे उतरेगा, ऊपर चढ़ेगा, तब तक तो अंजलि किसी और ओम शांति ओम हो जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के जो प्राकृतिक साधन होते हैं, इन्हीं प्राकृतिक साधनों को या प्राकृतिक मार्ग जो होते हैं, प्राकृतिक मार्ग, इन्हीं प्राकृतिक मार्गों को दर्रे या क्या कहते हैं? पासेस कहते हैं। प्राकृतिक दबा हुआ क्षेत्र जो आवागमन के लिए, परिवहन के लिए जो सुगम रास्ता अपनाएगा, इसी को क्या कहते हैं? दर्रे। कई सारे दर्रे स्थित हैं, कई सारे, नाम सुनते जाओ फिर एक एक काम बताते जाऊंगा। जैसे कि अभी बात करी थी हमने लद्दाख के यहाँ पर अवस्थित था काराकोरम दर्रा। दर्रे काय काम आ सकते हैं? व्यापार के, आया ना, काय काम आ सकते हैं? पर्यटन के, परिवहन के। परंतु दर्रों में देखने मिला है कई कई जगह से दर्रों से घुसपैठ गतिविधियां भी देखने मिलती है। कौन सी गतिविधि? घुसपैठ। एक काम करता हूँ, दर्रों के माध्यम समझाता ही हूँ। पहले एक दर्रे का नाम सुना होगा आपने, बुर्जिला दर्रा। ये देखो यहाँ पर मामला है बुर्जिला दर्रा। यह है जम्मू कश्मीर, इधर तरफ लद्दाख है ना। यहाँ पर आ रहा है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यह है LOC। नहीं समझ में आ रहा तो मेरा पुराना वीडियो देखो, पता चल जाएगा। इधर है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। अब मेन बात यह है कि जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, इनको क्या करना है? इस POK में घुसपैठ गतिविधि को बढ़ाना है और POK के माध्यम से LOC को क्रॉस करके आतंकवाद को यहाँ पर पहुंचाना है। जैसे कि आपने सुना होगा पहलगाम, कैसे हो गया हमला, वो आतंकवादी कैसे आ गए, इतने अंदर तक वो कैसे घुस गए? तो कहीं ना कहीं से तो घुसपैठ गतिविधियां हुई होंगी जो सर्विलांस सिस्टम में कैद ना हुई हो, पता नहीं चल पाया हो। इन घुसपैठियों को अच्छा खासा मौका मिल जाता है इन दर्रों के माध्यम से। एक दर्रे का नाम याद रखना, बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा किससे जोड़ता है? श्रीनगर को जोड़ता है। किससे? POK से। किससे? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब कायदे से इस बुर्जिला दर्रा इस वाली जगह पर अवस्थित है। आप POK से अगर श्रीनगर में एंटर करना चाहोगे तो कर सकते हो। यही कारण है कि कई सारे आतंकवादी, पिछले साल रियासी नाम की एक जगह है, रियासी डिस्ट्रिक्ट, वहां पर आतंकवादियों ने हमला करा था और पर्यटक की एक बस थी, उस बस को ही हम भून दिया। इस बार तो कई सारे पर्यटन यात्रियों को गोली मार दिया उनको। ये घुसपैठ कहां से? इसी जगह से हो रहा है, कई जगह है, ठीक है। एक परंतु दर्रे कुछ फायदेमंद भी होते हैं, जैसे कि जोजिला दर्रा। सर ये कहां पर है? इधर की तरफ देखोगे तो पता चल जाएगा।
हर दर्रे का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, सारे अच्छे सारे बेकार नहीं होते, ठीक है। एक दर्रा है जोजिला दर्रा, ठीक है, किधर है, किसकी तरफ है, देखना, दिखाता हूं मैं आपको, इस तरफ देखना। ये आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल का नाम क्या है, श्रीनगर। क्या नाम है भैया, श्रीनगर। यहाँ पर लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। इधर तरफ हमारी दिक्कत चीन के साथ है, श्रीनगर की तरफ में किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है। कभी कभी को पता नहीं चलता कौन कहां से हमला कर देगा। तो हमारे श्रीनगर और लद्दाख, लेह लद्दाख की राजधानी को जोड़ने के लिए जो दर्रा प्रकृति ने दिया है, इसी प्राकृतिक दर्रे को कहा जाता है जोजिला दर्रा। क्या नाम है, जोजिला दर्रा। ये बड़ा जरूरी है। इस पर सरकार के द्वारा क्या किया गया है, अच्छा नेशनल हाईवे डेवलप किया गया है, आसानी से सेना यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। तो कुछ दर्रे फायदेमंद भी होते हैं, जैसे कि अभी अपन बात कर रहे हैं कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। सारे ही नकारात्मक नहीं होते, तो याद रखना। जोजिला लद्दाख की राजधानी लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। कौन सा हाईवे बनाया यहाँ पर सरकार ने, NH1D इस पर बनाया गया है। कौन सा, NH1D, ठीक है। अगर अपन आगे जाएं, आगे जाने से पहले मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूं, केवल नाम याद रखना। भारत के अंदर में सबसे ज्यादा दर्रे लद्दाख के अंदर देखने मिलते हैं, तभी तो उसको दर्रों की भूमि लद्दाख, ला ला मतलब दर्रे, लद्दाख दर्रों की भूमि कहते हैं। कौन कौन से नाम देख लो एक बार, रट पाओ तो रट लेना, ये तो बहुत जरूरी नहीं है। काराकोरम, ठीक है। इसी के नीचे है सासर दर्रा, खारदुंग दर्रा। यहीं पर कई सारे और हैं, चांगला, थांगला, फोटूला, सब लद्दाख में। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लद्दाख में बहुत ज्यादा पासेज है, याद रखना, ठीक है। और कौन है, अघिल दर्रा, खुंजेरब दर्रा, पारपिक, हारपिक नहीं पारपिक, मिनताका दर्रा, और पीर पंजाल तो वहीं पर जम्मू कश्मीर वाली दर्रे जगह पे है। ये कई सारे दर्रे स्थित हैं। हम आते हैं थोड़ा नीचे, हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे याद रख लो। एक दर्रा है बारालाचा दर्रा, एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, और एक है शिपकिला दर्रा। 3 दर्रे, बारालाचा, शिपकिला और रोहतांग दर्रा, ठीक है। और ये तीनों दर्रे कोई ना कोई नदी के साथ में रिलेट कर रहे हैं, याद रखना। बारालाचा दर्रे के पास से निकलती एक नदी जिसका नाम है चिनाब। कौन सी रिवर है भैया, चिनाब रिवर है। रोहतांग दर्रे के समीप से 2 नदियां निकलती हैं, एक नदी है रावी और दूसरी नदी का नाम है व्यास, पास से आसपास से। और शिपकिला दर्रा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एक नदी के लिए, जिस नदी का नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी भैया, सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये जो आपका पर्वत था कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के साउथ में एक जगह थी ना, राकसताल, इसी राकसताल वाली जगह से यह नदी सतलज नदी ओरिजिन इसका हो रहा है। कहां पर था, इस वाली जगह पर। मान के चलो ये हिमालय है, वो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के नीचे थी राक्षस ताल, इसी राक्षस ताल से नदी निकली। भारत में जिस दर्रे के माध्यम से सतलज नदी इंटर करती है, उसी दर्रे को कहते हैं शिपकिला। 3 स्टार लगा लो शिपकिला के ऊपर में, ये इंटर करती है, ठीक है। 3, बारालाचा, रोहतांग और शिपकिला। उत्तराखंड में भी 3 दर्रे याद रखना है। 3 कौन कौन से, एक दर्रा है माना, एक दर्रा है नीति, और एक दर्रा है लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख। सर कैसे याद रखें, ऐसे याद रखो, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, देवभूमि। तो भगवान ने जो नीति किसी जगह पर लिख दी है उसको मानना चाहिए। भगवान ने कुछ अच्छी बात बताई होगी ना तुमको कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो भगवान ने जो बातें बोली हैं, कहीं कहीं लिख दी है, उसको बात को मानना चाहिए। तो उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं। इन सभी में बहुत जरूरी है लिपुलेख, बहुत जरूरी है लिपुलेख। सर क्यों, थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझो, मैंने यहाँ पर डायग्राम निकाल के रखा तुम्हारे लिए, फिर अपन कथा को समाप्त करेंगे। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा वास्तव में उत्तराखंड को जोड़ता है तिब्बत के साथ। जरा देखो इस सारी जगह पे देखो, ये है उत्तराखंड, इस जगह पर है लिपुलेख दर्रा। आपको उत्तराखंड से जाना है चीन, तिब्बत में जाना है, तो आप इसी दर्रे का इस्तेमाल करोगे। ये क्या है, ये वो मानसरोवर और राकसताल है। यहाँ पर कैलाश पर्वत है, जरा देखो, ये रहा माउंट कैलाश, लेक मानसरोवर, और ये रहा आपका उत्तराखंड। इसी दर्रे के माध्यम से
कोई भी व्यक्ति जो भारत का है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाता है। 3 स्टार लगा लो भैया। मानसरोवर का द्वार किसे कहते हैं? लिपुलेख दर्रे को कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये चाइना के साथ व्यापार को ही बढ़ाता है और भारत का पर्यटन जो चीन के साथ, चीन के अंदर में पर्यटन है कैलाश मानसरोवर के लिए, वो इसी जगह पर स्थित है। अभी आपको एक लेटेस्ट न्यूज सुनाऊं। नेपाल है ना अपना पड़ोसी, इस नेपाल ने थोड़े दिन पहले एक नोट जारी करा, उसके यहाँ का नोट, और उसमें लिपुलेख जो जगह है उसको अपना हिस्सा बता दिया। भारत में विवाद चल रहा है उस पर कि अब भारत की जगह है लिपुलेख, नेपाल ने उसके पीछे कुछ तर्क दिए हैं, अभी दोनों में बात चल रही है। वास्तव में नेपाल किसकी बोली बोल रहा है? चाइना की बोली बोल रहा है, क्योंकि चीन ही है जो उसको क्या करता है, पैसा वैसा खिलाता है, तो उसी हिसाब से काम चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया लिपुलेख दर्रा, याद रख पाओगे। सिक्किम में जब जाओगे, सिक्किम में, तो सिक्किम में एक जगह दर्रा का नाम है नाथुला दर्रा। क्या नाम है इसका? नाथुला। इधर भी देख लो, इधर बना के रखा है मैंने, नाथुला दर्रा ये इधर है, देखो सिक्किम। नाथुला दर्रे के बारे में बस एक पॉइंट याद रखना कि चाइना जो है ना, वो बार बार लिपुलेख दर्रे को बंद कर देता है, बोलता है कि नहीं कुछ ग्लिच आ गए, तो हमारी यात्रा बड़ी प्रभावित होती थी। सब यात्री बेचारे भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, चाइना ने मना कर दिया, तो हमने एक विकल्प तलाशा, उस विकल्प का नाम है नाथुला दर्रा। याद रखना, यह मानसरोवर की यात्रा का एक नया मार्ग है जो अधिक सुगम है। ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और पहले के समय पर इस जगह का इस्तेमाल किया गया था रेशम के व्यापार के लिए, इसलिए इसे एंशियंट सिल्क रूट के साथ जोड़ा जाता है। नाथुला, नाथुला के पास में एक और जगह है जेलिपला, ये भी एक दर्रा है। ठीक है, जब आप कहां पर जाते हो, नॉर्थ ईस्ट में जाते हो, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के पास जाते हो, अरुणाचल प्रदेश में कई सारे दर्रे हैं, जैसे बॉमडिला दर्रा, यांगयब दर्रा, जैसे कि एक दर्रा और है सेला दर्रा। ये कई सारे दर्रे कहां पर अवस्थित हैं? आपके अरुणाचल प्रदेश में, तिब्बत वाले क्षेत्र को जोड़ते हैं। बस नाम याद रख पाओगे तो भी काम चल जाएगा। मैं इधर एक बार बता देता हूँ तो जीवन आसान हो जाएगा। कौन सा दर्रा है? इधर वाली जगह पे देखो, यहाँ पर देखने मिल जा रहा होगा, ये देखो सेला पास, बॉमडिला पास, कुमजाओंग पास, दिफू दर्रा। दिफू को हाईलाइट कर लो, खत्म करेंगे फिर। दिफू दर्रा कहाँ है सर? ये रहा दिफू दर्रा। ट्राई जंक्शन पर, ये 3 देशों की सीमा पर है, भारत, चाइना और म्यांमार। तो बड़ा शानदार इसकी लोकेशन है दिफू दर्रे की, महान हिमालय के अंदर में, ट्राई जंक्शन पर है। एक है मणिपुर में, मणिपुर में तुजू दर्रा, याद रख पाओगे तुजू दर्रा। म्यांमार के साथ में व्यापार के दृष्टिकोण से तुजू दर्रे का बड़ा अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। क्या बोल रहा हूं मैं? बड़ा अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है किसके साथ में? तुजू दर्रे के माध्यम से। ठीक है, तो ये मैंने आपको कहानी सुना दी किसकी? दर्रों की, कि कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे थे। आराम से इसको रिपीट करिएगा, रिवीजन करिएगा, इन सभी के बारे में जानिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने और कुछ दर्रों की यहाँ पर लिस्टिंग रख दी है, आप आराम से देखते जाएंगे। ठीक है, अपन अंतिम बात करके इस चीज को फिनिश करेंगे। महान हिमालय के बाद में कौन सा हिमालय था? मध्य हिमालय। पहले कौन सा था? महान हिमालय, फिर कौन सा था? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के 2-3 नाम याद रख लो पहले तो। इसी को लघु हिमालय कहते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा, उसकी तुलना में छोटा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4500 के आसपास है, 3700 से लेके 4500 मीटर की ऊंचाई है। हिमालय जितनी ऊंची नहीं है। इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल हिमालय याद रखना, हिमाचल प्रदेश में भी है, बाकी जगह भी है, मगर हिमाचल हिमालय कहते हैं। सर क्या याद रखना है इसमें? अंतिम क्लास कहानी है इस बात की, ध्यान सुन लो। इस पर्वत श्रेणी के कई सारे नाम हैं और इस कई सारे नाम कई अलग अलग जगह पे इनको पुकारा जाता है। मतलब ये कहने पे लघु हिमालय एक ही है, परंतु अलग अलग क्षेत्रों में इस लघु हिमालय को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नामों से जाना जाता है देखना ध्यान से। जम्मू कश्मीर में जो लघु हिमालय का विस्तार है, तो जम्मू कश्मीर से लेसर हिमालय नहीं बोल रहे, मिडिल हिमालय नहीं बोल रहे, वहां कह रहे हैं पीर पंजाल। क्वेश्चन आएगा, 3 स्टार लगा लो यहां से, क्वेश्चन आएगा। देखो इसने भी बोल दिया, ये जब ऊपर नीचे हो जाए ना तो समझ जाना क्वेश्चन तो आएगा ही, आना ही है। तो क्या नाम है भैया? पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में होगा, हिमाचल प्रदेश में इसको कहते हैं धौलाधर। क्या बोलते हैं? धौलाधर। आपने सुना होगा ना, शिव कैलाशों के वासी, धौलाधरों के राजा, शंकर संकट हरणा। धौलाधर शब्द पर्वत के लिए, कौन सा? लघु हिमालय। कहां पर? हिमाचल।
नेपाल में सर इसका विस्तार है कि नहीं है? नेपाल में क्या बोलते हैं? महाभारत। सब वो तो भारत हरियाणा में हुई थी, नहीं, नाम है भैया महाभारत। नेपाल में लघु हिमालय का पार्ट है। सर सिक्किम में भी है क्या? सिक्किम से पहले तो उत्तराखंड देखो, उत्तराखंड में भी है क्या? हाँ उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में दो नाम है, एक नाम है मसूरी और एक है नाग टिब्बा। क्या नाम है? नाग टिब्बा और मसूरी। मसूरी तो तुमने देखा भी होगा, लवासना सेंटर है ना यहाँ पर, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर होता है। तो जो भी यूपीएससी क्लियर करता है तो उसकी ट्रेनिंग यहीं पर होती है, ठीक है। मसूरी में, मसूरी किसका पार्ट है याद रखना? मध्य हिमालय का, उत्तराखंड में, वहां पर नाग टिब्बा भी है, ठीक है। सिक्किम में क्या बोलते हैं? सिक्किम में बोलते हैं डोकिया। क्या बोलते हैं? डोकिया। और एक और याद रख लो, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, भूटान। भूटान में कहते हैं ब्लैक माउंटेन। क्या बोलते हैं? ब्लैक माउंटेन। कितने नाम हो गए? 5 की जगह पर 6 बता दिए मैंने। 6 स्थानीय नाम है, एक बार रिवीजन कर लो। पहली कहानी, लघु हिमालय को ही कहा जा रहा है, लघु हिमालय को ही कहा जा रहा है। कहां पर? क्या जम्मू कश्मीर में बोल रहे हैं पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में कह रहे हैं धौलाधर, नेपाल में कह रहे हैं महाभारत, सिक्किम में कह रहे हैं डोकिया, उत्तराखंड में कह रहे हैं मसूरी और नाग टिब्बा, और साथ साथ क्या बोल रहे हैं? ब्लैक माउंटेन भूटान में। क्या आपको नाम याद हो गए? क्लैरिटी इस वाली जगह पर देखो, ये लवासना का मैंने फोटो बनाया है, शीलम परम भूषणम कहा जाता है। आज की कहानी का अंतिम सेगमेंट, फिर उसकी कथा को अपन बाइंड अप करेंगे कि लघु हिमालय में जब आप ऊंचाई पर जाते हो तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, ग्रीष्म काल में क्या होता है, यहाँ पर स्थित जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है, और बर्फ पिघल जाती है तो ऐसे हरे भरे घास के मैदान दिखने मिल जाते हैं। और ये हरे भरे घास के मैदान की विशेषता क्या है? ये कम तापमान में पैदा होते हैं, इसलिए इनको ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण या समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अभी जो पहलगाम हमला आपने सुना होगा, वहां पर लोग ऐसे ही हरे भरे घास के मैदान पे तो घूमने गए थे, बेहतरीन वो घूम रहे हैं, वास्तव में हरे भरे घास के मैदान जो है ना, इनको जम्मू कश्मीर में कहते हैं मर्ग। क्वेश्चन आ सकता है, मर्ग क्या है? मर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित मध्य हिमालय के ऊंचे शिखरों पर गर्मी के समय पर जब बर्फ पिघल जाती है तो ये घास के मैदान जन्म ले लेते हैं। इन्हीं घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, और यही घास के मैदान अगर उत्तराखंड में हो तो इन्हें कहते हैं बुग्याल और पयाला। क्या बोलते हैं? बुग्याल और पयाला। तो क्वेश्चन क्या आएगा? बुग्याल पयाला क्या है, मर्ग क्या है, तो बता देना। क्यों फायदेमंद है सर? पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों? जैसे कि आपने शायद नाम सुना हो, यहाँ पर आपने जम्मू कश्मीर में आप जाओगे तो आपने 2 नाम सुने होंगे, एक नाम सोनमर्ग, या आपने नाम सुना होगा गुलमर्ग। लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, श्रीनगर के पास है, केवल इस जगह को देखने के लिए, तो इस जगह का बड़ा इंपॉर्टेंस है। सर और क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस होता है पशुओं को चराने के लिए, पशु चारण के लिए। जरा देखो यहाँ पर कई सारी भेड़ और बकरियां होती हैं जो इस क्षेत्र विशेष में क्या करती हैं? चराई करती हैं, और चराने से क्या होता है? पशुपालन की संभावना जन्म होती है, पशुपालन की संभावना जन्म होती है, ठीक है। तो मर्ग के बारे में जम्मू कश्मीर बता दिया, बुग्याल पयाल बता दिया। कुछ थोड़े से टिपिकल पॉइंट है, रटने वाली चीज है, बता देता हूं कि बुग्याल के अलग अलग नाम भी थे। जैसे कि इधर देखो ध्यान से, उत्तराखंड में जाओगे तो वहां पर जोशीमठ के पास इसे ओली कहते हैं, कहीं गारसी कहा जा रहा है, कहीं कुआनरी कह रहे हैं, गुलाबी कांथा कह रहे हैं, बेदनी कह रहे हैं, पवाली कांथा कह रहे हैं, कुश कल्याण कह रहे हैं, दयारा कह रहे हैं, बागजी बुलियार कह रहे हैं, और मुनस्याही कह रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से ये शब्द किसके साथ संबंधित है, ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। ये तो हो गई आपकी कहानी, ठीक है। सर क्या मध्य हिमालय का कुछ महत्वपूर्ण लॉजिक और है क्या? अंतिम बात फिर फिनिश करेंगे। हाँ, मैंने क्या बोला, ये बेस्ट टूरिस्ट प्लेस ऑफ इंडिया माने जा सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई सारे हिल स्टेशन हैं जो प्रकृति की एक सौंदर्यता को दर्शाते हैं।
मानव जाता है, घूमता है, पैसे खर्च करता है, वहां की इकोनॉमी बूस्ट होती है और आपका मनोरंजन होता है, बात अलग है। जम्मू कश्मीर में क्या बताया था मैंने, गुलमर्ग और सोनमर्ग जम्मू कश्मीर के पास ही है, बेस्ट जगह है टूरिस्ट की। हिमाचल प्रदेश में सुना होगा शिमला, कुल्लू मनाली, वास्तव में डलहौजी, डलहौजी शब्द इसलिए कि अंग्रेज क्या करते थे, इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी उन लोगों ने बताई थी, गर्मी में उनको बहुत गर्मी पड़ती थी तो हिमाचल प्रदेश में जाके बस जाते थे। तो हिमाचल प्रदेश में डलहौजी है, शिमला है, मनाली है, कुल्लू है, ये सब लघु हिमालय का पार्ट है। किसका? लघु हिमालय, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, मध्य हिमालय भी कह रहे हैं। क्या सर उत्तराखंड में भी कई सारी जगह है? तो एक जगह का नाम है मसूरी, एक का नाम और सुना होगा आपने रानी खेत, और एक का नाम सुना होगा नैनीताल। नैनीताल तो बड़ी फेमस जगह है पर्यटन के लिए। तो ये सारे के सारे क्षेत्र कहां पर थे? ये सारे के सारे क्षेत्र अवस्थित है कहां पर भैया? उत्तराखंड में स्थित हैं। और यही कारण है कि भर भर के टूरिज्म अगर हो रहा है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, इस हिमालय के कारण हो रहा है। ठीक है, तो मैं लास्ट में कहानी सुनाता हूं कि बाइंड अप। हम लोगों ने हिमालय के बारे में जाना, मैंने बहुत डेप्थ में बताया था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, महान हिमालय, मध्य हिमालय, इसके बारे में जाना। अभी कुछ पूर्वांचल की पहाड़ी बची हैं, वन शॉट वीडियो में हम क्लियर भी करेंगे। ट्रांस हिमालय को पढ़ा है, रिवीजन कर लो, आराम से देखना और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।